वालेकुम नाजरीन, स्पेशल टीवी के हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम में आप सबके साथ मैं हूं डॉक्टर अरमाडा। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम बात करेंगे दो हमारे साथ ऐसे सितारे हैं जिन्होंने पाकिस्तान में ना सिर्फ कोविड के अंदर बल्कि अभी फ्लड एरियाज में उन्होंने जाके अपनी खिदमत सर अंजाम दी, वहां पे मेडिकल कैंप्स की सर्विसेज दी और लोगों की भलाई के लिए बहुत सारा काम किया। ना सिर्फ उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया बल्कि अपनी स्टूडेंट लाइफ में दो किताबों के मुसन्निफ भी हैं और उनसे जानते हैं कि ये स्टोरी, ये जो जर्नी ये कैसे स्टार्ट की और ये जज्बा कैसे आया। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समर और डॉक्टर अमीर हमजा। आप दोनों को हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। थैंक यू। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइएगा कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसमें आप मुख्तलिफ कैंप्स भी करते हैं, पाकिस्तान के दूर दराज इलाकाज में जाके आप वहां के काम कर रहे हैं। इसका विजन क्या है और अभी तक की अचीवमेंट्स क्या क्या हैं आपकी? देखिए, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ मेडिक्स के नाम से। हमारा विजन एक ही है कि हम जो अपनी हेल्थ की सर्विस हैं वो हम प्रोवाइड करें पाकिस्तान के रिमोट एरियाज में जाके। अभी तक हम 20+ फ्री मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, जिसके अंदर साउथ पंजाब के हमने 10 से ज़्यादा हमने साउथ पंजाब में जाके लगाए हैं, कुछ हमने लाहौर में लगाए हैं और हमने 2 कैंप्स जो हैं हमने सिंध के एरियाज में जाके लगाए हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन कितने अरसे से काम कर रही है, कितने साल हो गए आपको, और इसके अलावा कौन कौन से आप प्रोजेक्ट्स पे अभी आपने काम किया है? देखिए, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 2 साल से काम कर रही है। हमारा जो मेन एम यही था कि हम जनरल पब्लिक अवेयरनेस पैदा करें और हम फ्री मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज करें। इसके साथ साथ हमारा एक मेन मोटो ये था कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ्री एक्टिविटीज़ नहीं होती, तो हमने उनको एक चांस प्रोवाइड किया है। हमने उनके लिए टूर्नामेंट्स अरेंज करवाए हैं। इसके साथ साथ हम उनको स्टडी गाइडलाइंस देते रहे हैं। जैसा कि हमने हेल्थ मेडिक्स की तरफ से 2 हमने जो है ना शॉर्ट बुक्स पब्लिश कर की हैं और आने वाले दिनों में मजीद भी आ रही हैं हमारी पब्लिकेशंस। अच्छा डॉक्टर अमीर हमजा साहब, ये बताइएगा कि आपने इनके साथ मिलकर आपने काम किया, बहुत सारी मुश्किलात भी आपको फेस करनी पड़ी होंगी, तो अभी तक किन किन मुश्किलात का आपने सामना किया, वो थोड़ा सा बताइएगा उस बारे में। मुश्किलात ऐसा तो इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन ये था कि बीइंग स्टडी के साथ टाइम करना और 2 चीजों को साथ लेके चलना, स्टडीज को भी और हेल्थ की न्यूज को भी, और इस तरह के जो हमने किए हैं सारा फ्लड्स वगैरह में। तो बस ये था कि टाइम का थोड़ा सा इशू था बहरहाल, लेकिन फिर भी हमने अकोमोडेट किया इस चीज को और हम दोनों चीजों को साथ लेके चले। दोनों चीजों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत जैसे मुश्किल कि डॉक्टर समर साहब बता रहे थे, अपनी स्टडी भी उन्होंने जारी रखी। अल्हम्दुलिल्लाह आप तो अब ग्रेजुएट हो चुके हैं, अपनी सर्विसेज प्रैक्टिस भी जारी कर रखी हुई है, तो ये काम अभी भी आप कंटिन्यू किया हुआ है। टीम कितनी है, कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं? देखिए, अभी हमने जो है ना इसका सोचा कि हम वास्ट लेवल पे लेके जाएंगे, पूरे पाकिस्तान के लेवल पे हम इस ऑर्गेनाइजेशन को लेके जाएंगे। इस वक्त हमारे पास कोई 50+ डॉक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं। कोर टीम हमारी कोई 10 मेंबर्स की है। तो जैसे ही कोई हमारे पास आइडियाज वगैरह आते हैं हम उस पर डे बाय डे काम करते रहते हैं। तो ये भी बताइएगा कि इस पूरे टेन्योर में अभी तक कहाँ कहाँ अपने प्रोजेक्ट्स जो शुरू किए हुए हैं? जो मेनली हमारा जो फ्री मेडिकल कैंप्स हैं वो हमने जहाँ पे लगाए हैं, हम अगर आप साउथ पंजाब की बात करें तो हमने कोट अद्दू में लगाया है, लिया में लगाया है, उसके बाद हमने मुजफ्फरगढ़ में लगाया है, और इसके अलावा हमने तोसा, डीजी खान और राजनपुर, और इसके साथ साथ हमने उकाड़ा के गांव था एक, तो वहाँ पे हमने ऑर्गेनाइज किया है। इसके अलावा लाहौर के बहुत रिमोट एरियाज थे, जो गांव हैं लाहौर के अंदर बैकवर्ड एरिया, वहाँ पे हम कैंप्स करते रहे हैं। इसके अलावा हम पत्तों की, कसूर, जो भी पंजाब की डिस्ट्रिक्ट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई ना कोई जो है ना टच जरूर किया। कैंप्स करना बड़ा मुश्किल टास्क होता है, जिसमें पूरी टीम्स को आपने लेके चलना, फिर मेडिसिन की अवेलेबिलिटी और मुख्तलिफ डॉक्टर्स की डोमेन्स, अल्ट्रासाउंड की सहूलत और मुख्तलिफ जो सैंपल्स आप कलेक्ट करते हैं, स्क्रीनिंग के लिए आप डॉक्टर्स लेके साथ जाते हैं, तो ये कैसे मैनेज करते हैं? इतना एक्सपेंस आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, एज अ टीम हम सारा टीम वर्क करते हैं। सारी टीम की ये कामयाबी है जो हम फ्री मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं, और डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि हम खुद डॉक्टर हैं, तो हमारे साथ कम्युनिटी खुद ब खुद इंगेज हो जाती है। इसमें मैं मेजर क्रेडिट अपने फादर को दूंगा, डॉक्टर हुसैन शहजाद को, जो कि CEO न्यूज़ फार्मा है। ठीक है। तो उनकी तरफ से हमें जो है ना मेडिसिन की जो है फ्री एड मिलती है, और हम जो है ना अपनी जो फिर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम फ्री क्या कहते हैं मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा डॉक्टर अमीर हमजा साहब, मुझे बताइए, कैंप्स आप करते हैं, लोगों को जहां जहां आपने कैंप्स किए हैं, अभी तक लोगों के पास क्या क्या सहूलियत जो अभी दरकार हैं उनको मुयस्सर नहीं,
पाकिस्तान का जो हेल्थ सिस्टम है पहले ही वो बहुत पीछे है, उस तरीके से अपनी सर्विसेज नहीं दे पा रहा। अगर बेसिक हेल्थ यूनिट्स की बात करें तो वहां पे भी लोगों को बेसिक हेल्थ की जो सर्विसेज हैं वो भी मुयसर नहीं होती। तो आपने वहां पे क्या क्या आपने देखा कि कहाँ पे लैक है, गवर्नमेंट किस तरीके से अभी काम बेसिकली जब हमने कैंप्स लगाए थे तो बेसिक हेल्थ थी ही नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं। तो हमारा जो मेन था कि हम ना उन्हें तकरीबन मेडिसिन तो देना, ठीक है। तो हमने इसलिए कैंप लगाए ताकि उनको मेडिसिन प्रोवाइड की जा सके, क्योंकि उनके पास बेसिक हेल्थ की दवाइयां थी ही नहीं। अच्छा। तो हमारा इशू मेन यही था कि हम चलो कैंप लगाते हैं, इस तरह फायदा होगा, कम से कम जो डिजीज हमें पता है जो हमारे लेवल तक है हम वो ट्रीट करें। ठीक है। अच्छा, इसके लिए आप एक जगह पे कैंप अगर दूर दराज इलाका में जाते हैं, वहां पे फॉलो अप नहीं किया जाता, तो फिर उस कैंप का कितना फायदा है? क्योंकि एक दफा पेशेंट को आपने चेक किया, मेडिसिन तो दे दी, अब नेक्स्ट वीक तक उनको वो मेडिसिन मिलती रहेगी या वो दी हो गया आपने, तो उसके बाद फिर क्या पैरामीटर्स हैं, आप कैसे उसको फॉलो अप के लिए देखते हैं? उसका फॉलो अप ऐसे है कि हम जो हमारी मेडिसिन होती है वो ऑलमोस्ट हम जो 2 से 3 वीक्स के लिए हम ना उसे दवाई देते हैं। फिर हम उन्हें बता देते हैं कि आपको बीमारी ये है, अब आपने इस दवाई को एंड करने के बाद आपने कहाँ जाना है। तो फिर हम उसे प्रॉपर गाइड करते हैं कि आपकी बीमारी है, अब आपने आगे स्टेप ये लेना, आपने यहाँ दिखाना है जाके। ठीक है। डॉक्टर साहब, समर साहब, ये बताइएगा कि इस फ्लड, जब ये फ्लड आया पूरे पाकिस्तान, 70% से जो इलाके थे वो इससे मुतासर हुए, आपने किन किन एरियाज में टारगेट किया और वहां पे क्या क्या बीमारियां आपने देखी? देखिए, हमने तो मेजरली हमने साउथ पंजाब को टारगेट किया था। हम तोसा गए थे, डीजी खान गए थे और राजनपुर गए थे। वहां पे जाके हमने यही एक चीज देखी कि वहां पे गैस्ट्रो के पेशेंट बहुत ज्यादा थे, डायरिया के पेशेंट बहुत ज्यादा थे। ठीक है। और इसके साथ साथ मलेरिया और डेंगू की जो आउटब्रेक उधर आई हुई थी, उसके हमने पेशेंट्स बहुत देखे उधर। ठीक है। अच्छा, आप दोनों माशाल्लाह नौजवान मिलके इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, यकीनन नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन भी है आप। तो जो लोग ऑलरेडी पहले भी कर रहे हैं या अभी जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, बेसिकली आप सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं, लोगों के लिए आसानियां पैदा करना, लोगों की भलाई के लिए काम आना, एक यकीनन एक बहुत बड़ा अच्छा नेकी का अमल है। अल्लाह ताला आपको शुक्र रखे और मजीद भी इस काम करने को आपको अल्लाह ताला और हिम्मत और हौसला दे। तो जो नए लोग आने वाले हैं उनको क्या आप मैसेज देंगे कि उस फील्ड को एज अ प्रोफेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं? जो नए आने वाले लोग हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए एक ही मैसेज ये है कि आप अपनी स्टडी के साथ साथ कुछ ऐसा करेंगे जिसके साथ साथ आम लोगों को फायदा हो। ठीक है। कुछ आप सोशल काम करें, जैसे कि पाकिस्तान देखा जाए तो इसमें हेल्थ की फैसिलिटीज बिल्कुल नहीं है। तो एज अ मेडिकल स्टूडेंट या डॉक्टर, जो यंग डॉक्टर्स हैं, उनको ये चाहिए कि वो स्टेप लें और वो पब्लिक के लिए कुछ ऐसा करें कि जहां तक हेल्थ अवेयरनेस सब तक पहुंचे। ठीक है। तो अभी जो नए लोग हैं उनके पास उतनी फैसिलिटीज नहीं है, तो क्या नए लोगों को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके स्पॉन्सरशिप भी लेते हैं, मेडिसिन उनको भी दरकार होती हैं, वो आगे बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, तो वो कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं? देखिए, काम इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं या डॉक्टर हैं, आपका एक सर्कल होता है डॉक्टर्स का या स्टूडेंट्स का, आप इकट्ठे हो, आप अपना एम सोचें, कोई गोल रखें और सारे कलेक्टिवली जब मिलके काम करते हैं तो किसी पे बर्डन नहीं पड़ता। और वैसे भी कहते हैं जब अल्लाह की राह में किसी ने कोई काम करना है तो मंजिलें आसान होती रहती हैं। ठीक है। तो अभी तक की आपकी अचीवमेंट्स क्या क्या हैं, वो थोड़ा गिनवा दें क्या इस प्रोजेक्ट्स में, या जो इसका आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या क्या अचीव किया आप? हेल्थ मेडिक्स बेसिकली क्या कहते हैं, हमने हेल्थ की अवेयरनेस के लिए एक चैनल बनाया था। उसके अंदर हमारी जो मेन क्या कहते हैं अचीवमेंट्स यही है कि हमने 20+ जो है फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए हैं पंजाब के अंदर। दूसरी हमारी मेन अचीवमेंट ये है कि हमने 2 शॉर्ट बुक्स पब्लिश की अपनी तरफ से, फार्मा मेडिक्स, जो कि फार्माकोलॉजी। हम आएंगे, पहले इस पे हम थोड़ा डिस्कस कर लें कि आपके ये पूरे प्रोजेक्ट में क्या क्या आपने सर्विसेज दी और लोगों को कितना फायदा पहुंचा। हमने शॉर्ट बुक्स की पब्लिकेशन की है, साथ हमने फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए हैं। इसके साथ साथ हमने मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए पंजाब में पहली दफा हुआ है कि हमने एक प्राइवेट टूर्नामेंट अरेंज करवाया उनके लिए, जो कि पूरे पंजाब लेवल पे था। पूरे पंजाब के मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने आके पार्टिसिपेट किया। उसके अंदर 3 डेज की एक्टिविटी थी, बच्चों को हमने रिफ्रेश करवाया और वो काफी खुश होकर गए हैं। और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए काम करना बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं होता और वो सारा स्टडी, और अभी आजकल बहुत सारे लोग इस फील्ड में आना भी चाहते हैं और लोगों के लिए बड़ी इंस्पायरेशन है कि यंग डॉक्टर्स जो बढ़ चढ़ के काम भी कर रहे हैं। तो ये डॉक्टर साहब बताइएगा, क्योंकि आजकल इस फील्ड में को पिछले दिनों एक न्यूज भी चल रही थी कि 17 सीट्स थी या 17-18 सीट्स थी और हजारों की तादाद में लोगों ने अप्लाई किया था।
एक एमओ के लिए सीट थी, तो उसके लिए आप क्या मैसेज देंगे कि यंग जनरेशन जो इस तरफ आना चाहती है उनके लिए? देखिए, ये फील्ड अच्छी फील्ड है और सबको जिसके कोई शौक है या किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है एमबीबीएस करने की, वो लाजमी करे। लेकिन अगर पाकिस्तान के हालात देखे जाएं तो जॉब्स नहीं है। अब ये कहना सिर्फ गलत है कि सिर्फ डॉक्टर्स को जॉब नहीं मिल रही। आप किसी भी शोबे को देख सकते हैं, वो इंजीनियर है या वो अकाउंटेंट है, कुछ भी है, जॉब्स किसी के लिए नहीं है। सिर्फ इस बेस पे कहना कि जॉब्स नहीं है तो डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, ये एक गलत है। डॉक्टर बनना चाहिए, आप सर्व कर सकते हैं लोगों को, आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, आप अपना कोई छोटा सेटअप बना सकते हैं जिससे आपने लोगों को सर्व करना है। बेसिक एम तो डॉक्टर बनने का यही है ना कि हमने लोगों को सर्व करना है। यकीन ही एक बहुत बड़ा जज्बा है लोगों की खिदमत करना। अभी सब बहुत सारे लोग आपकी तरह जज्बा नहीं रखते, अगर उनसे पूछा जाए तो वो सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी को तरजीह देते हैं। अब आपकी अगर हम साए में कुछ लोग आप देखें, अगर वो भूखे हैं तो सबसे पहले बढ़ चढ़ के आप बढ़ना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए खाने के लिए कुछ। तो इसी तरह बहुत सारे लोग जो है वो इस तरफ नहीं आते, तो उनके लिए आप क्या मैसेज रखते हैं कि उन लोगों को किस तरह से इस फील्ड में आना चाहिए, या लोगों की आप किसी भी तरीके से आप लोगों से मदद कर सकते हैं? जब आप मदद करते हैं तो उसके बाद क्या आपको फील होता है? पहली बात तो ये कि जो हमारी फील्ड है मेडिकल की, उसका जो जब हम स्टार्ट में जब हम तो हमें स्टार्ट में हमें जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि आपका काम है आपने ह्यूमंस को सर्व करना, ना कि आपको जॉब्स नहीं मिलेंगी तो आपने सर्व नहीं करना। आपका मेन जो काम है वो आपने सर्व करना। तो हमारा जो दिल है वो इतना सॉफ्ट हो जाता है बीइंग 5 साल जब हम पढ़ते हैं कि हमने सर्व करना, और हम फिर इसी में ही जाते हैं आगे, इसी फील्ड को गो थ्रू करते हैं। अच्छा, ड्यूरिंग प्रैक्टिस आपकी बड़ी हेक्टिक रूटीन होती है, 24 घंटे का कॉल भी होती है, आप काम कर रहे हो हॉस्पिटल में, जब पेशेंट आपके पास आता है या पेशेंट अटेंडेंट आता है, तब आपके साथ बड़ा रूड होके अगर वो बात करता है या वो ये कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब चेक नहीं कर रहे, तो बहुत सारी कंप्लेन्स आजकल ये भी सुनने को मिल रही होती है कि यंग डॉक्टर जो है ना पेशेंट के साथ बड़ा गलत बर्ताव करते हैं। असल में पेशेंट लोड इतना होता है एक तो ज्यादातर कुछ जगह ऐसा हो जाता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता। लेकिन मीडिया पे बात वही आती है कि जो ज्यादा ऊपर आ जाए या जिसे हाइप मिल जाए तो वो आज जाती है, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता, बहुत कम होता है ऐसा। तो हमें तो 5 साल ये सिखाया गया है कि हमने काम रहने की काम और अच्छे से अपने पेशेंट को डील करना। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर आज दूर दराज इलाका में आपने कैंप्स लगाए, पाकिस्तान में अगर कोई पेशेंट किसी दही इलाके में ऐसे एरिया में एक्सीडेंट होता है तो हॉस्पिटल में सबसे पहले कैसे उसको लेके आना चाहिए पेशेंट को? अगर वो कोई पेशेंट गिर जाता है तो अगर उसकी इंजरी हो जाती है, आर्टरी का होता है, या उसके लेग पे या किसी बोन फ्रैक्चर हो जाती है, तो उसको कैसे वक्ती तौर पे फौरन इमरजेंसी में कैसे मैनेज किया जाए? देखें, रेस्क्यू 1122 की सर्विस हर पाकिस्तान पूरे में अवेलेबल है, पंजाब में खास तौर पे। तो सबसे पहले तो जब कोई आरटीए का पेशेंट होता है तो सबसे पहले तो उन्हें रेस्क्यू 112 से रब्ता करना चाहिए, या कोई भी मुकामी उनकी एम्बुलेंस है उससे रब्ता करना चाहिए, वही फर्स्ट एड देंगे आके। और उसके बाद जो करीबी हॉस्पिटल है जल्द से जल्द आप उन्हें शिफ्ट करें, क्योंकि जब आरटीए का पेशेंट होता है तो आप नहीं कह सकते कि वो स्टेबल है या नहीं। कोई भी विसरा या कोई भी ऑर्गन रप्चर हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। तो हमारा सबसे पहले यही गोल होता है कि पेशेंट किसी तरीके से इमरजेंसी पहुंचे। फर्स्ट एड उनको कैसे देनी चाहिए? क्योंकि अक्सर पेशेंट हम ये देखते हैं जी, वो पेशेंट गिरा है और फौरन लोग पानी पिला रहे होते हैं, और पानी से भी उसको बड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि सांस की नाली। तो इस तरह से उसमें ये है कि जो है पानी नहीं पिलाना होता, उसका पहले हेड स्टेबल करना होता है। ठीक है, ताकि उसकी जो सांस है, या क्योंकि ये होता है कि जब कोई इस तरह का मरीज होता है उसकी जुबान जो है ना उससे पहले सही करना होता है, उसे स्ट्रेट लेके आना होता है। और उसके बाद ये करना होता है कि अगर कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लीडिंग को स्टॉप करना जरूरी है। स्टॉप करने के बाद फिर हमने उसे आगे सेंड करना होता है जहाँ पे करीबी हॉस्पिटल में। जी, तुम ही उम्मीदें अव्वल हो, तुम्ही से रंग आएगा। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समर और डॉक्टर हमीद हमजा। बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है और इसके बाद हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। Bear Witness, fastest growing university of Pakistan. Be enthused to be a part of the largest ethnically diversified student community. We recognize there is more to learning than sitting in a luxurious classroom. That is why we provide our students rich, interactive campus life. Here, we carve you to imagine,
Believe, achieve. The University of Lahore. Discover yourself. मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। मीनार पाकिस्तान 1940 की एक स्पेशल याद। 14 अगस्त आजादी का वो स्पेशल दिन। बलूचिस्तान कुदरती नजारों से मलबूस एक स्पेशल दास्तान। सिंध सकाफत की चाशनी में डूबी एक स्पेशल कहानी। पंजाब खूबसूरत वादियों में बिखरी एक स्पेशल तारीख। खैबर पख्तूनख्वा सर बुलंद पहाड़ों के बीच एक स्पेशल खित्ता। और कुछ नायाब और स्पेशल लोग, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सैयद अबुल आला मौदूदी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अब्दुल सत्तार ईधी, नेमतुल्लाह खान और इन जैसे हजारों लोग जिनसे बनता है एक स्पेशल पाकिस्तान। और अब इन सब को समेटते हुए आ रहा है स्पेशल टीवी, जिसमें होगा वो सब कुछ जो हमें बनाता है स्पेशल। स्पेशल टीवी, पाकिस्तान की सोच। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। बात हो रही थी डॉक्टर समर और डॉक्टर अमीर हमजा से। आप जानते हैं इनसे कि इन्होंने अपने अपने तौर पे एक किताब लिख ली है और ये जानेंगे कि ये किताब लिखने के पीछे क्या इंस्पिरेशन थी और इस किताब से किन लोगों को फायदा पहुंचेगा। और बुक लिखी है मेडिकल की शोबे में, क्योंकि उन्होंने दोनों ही मेडिकल के स्टूडेंट थे और उसी स्टूडेंट लाइफ में उन्होंने लिखना शुरू की और अब ये आके उन्होंने अपनी दोनों किताबें वो कंप्लीट भी कर ली हैं। तो जानते हैं डॉक्टर समर साहब, ये बताइएगा कि बुक लिखने के पीछे क्या इंस्पिरेशन थी और कौन सी बुक आपने लिखी? जी, मैंने फार्मामेडिक्स लिखी है, जो कि शॉर्ट बुक है फार्माकोलॉजी की। इंस्पिरेशन यही थी कि जब हम खुद थर्ड ईयर के स्टूडेंट थे तो वो लगता था कि काफी बर्डन है फार्माकोलॉजी का। ऐसा किसी भी आप मेडिकल स्टूडेंट से पूछेंगे वो ये कहेगा कि फार्मा बहुत टफ है। तो मेरी इंस्पिरेशन ये थी कि मैं स्टूडेंट्स के लिए कुछ नई चीज लेके आऊं कि ताकि जब वो साल के एंड पे जब वो रिवीजन की तरफ आए ना तो उन्हें रिवीजन बहुत आसान लगे। वो अपने वाइवा से पहले, पेपर से पहले तकरीबन 2-3 घंटे के अंदर वो सारा कोर्स रिवाइज कर लें। मैंने कंसाइज करके चीजें लिखी हैं उसमें कि ताकि बच्चों को मुश्किल ना हो। ठीक है डॉक्टर अमीर हमजा, आपने भी एक बुक लिख रखी है, आपकी क्या इंस्पिरेशन थी और कौन सी बुक लिखी है? जी, मैंने जो मेरी बुक है उसका नाम है माइक्रोमेडिक्स और ये बेस है इसकी माइक्रोबायोलॉजी। ये भी बड़ी टफ होती है बुक। बिल्कुल, इसलिए तो ये मैंने फिर स्टेप लिया इसमें, क्या नाम है, स्टूडेंट के लिए आसानी पैदा की है। उसमें यह है कि आपको पता है, जैसे समर ने कहा है कि कोर्स बहुत ज्यादा होता है। इवन जब हमारे जो 5 साल गुजरे हैं, यकीन माने इतना कोर्स होता है और एग्जाम से एक रात पहले एक प्रेशर होता है, एक बर्डन होता है। तो उसे रिलीव करने के लिए हमने एक शॉर्ट रिव्यू लिखे हैं कि जो हमारी मेन बुक्स हैं उनके रिव्यूज। तो उससे ये है कि स्टूडेंट के लिए इजी हो जाएगा कि वो एक रात स्टूडेंट्स के लिए कैसे हेल्प आउट हो सकता है इससे? वो ऐसे है कि जो हमारी मेन बुक है ना, वो उसके पेजेस ही बहुत ज्यादा होते हैं। वो इतनी भरी बुक होती है, उसे एक रात में पढ़ना आसान नहीं है। तो उसको हमने उसमें से चीजें निकाल के जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, मेनली ये चीज एग्जाम्स के लिए, तो हमने वो चीजें निकाल के उसको कंपाइल करके एक रिव्यू दे दिया कि आप एग्जाम से पहले ये बुक रीड करें और अपने एग्जाम के लिए जाएं। अभी तक कितनी आपने कॉपीज इसकी करवाई हैं और कितनी? अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 500 मेरी जो है वो सेल आउट हो चुकी है। डॉक्टर साहब, बुक आपने लिख ली, दोनों ने माशाल्लाह लिख ली। इस बुक के बाद कहाँ से आपको कंग्रेचुलेशंस और किन किन लोगों को आपने प्रेजेंट की, बड़ी पर्सनैलिटीज की अगर हम बात करें? बड़ी पर्सनैलिटीज में हम अपने हेल्थ में ही देखें तो मैंने वाइस चांसलर जो थे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के डॉक्टर जावेद अकरम को प्रेजेंट की थी। उसके अलावा मैंने जो प्रेसिडेंट मेडिकल एसोसिएशन है डॉक्टर अशरफ निज़ामी, उनको प्रेजेंट की थी। इसके अलावा मैंने अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को प्रेजेंट की थी और इसी तरह एक पल्मोनोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अरफान मलिक साहब, उनको प्रेजेंट की थी। इससे बाहर आए तो मैंने कासिम अली शाह साहब को प्रेजेंट की थी और मुख्तलिफ हैं मेरे जो टीचर्स हैं उनको मैंने प्रेजेंट की थी, जिन्होंने मेरे साथ हेल्प आउट किया था, जो कि मेरे कोलीग्स थे उनको प्रेजेंट की थी। और जाहिर सी बात है पेरेंट्स को तो करते ही हैं, उनको भी प्रेजेंट की थी। सही, जबरदस्त।
नाज़रीन, हम बढ़ते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत चर्चे हैं, कोई बात की जाती है जी समोसा एक एटम बॉम्ब है, फिर बिरयानी की बात की जाती है जी बिरयानी खाना आपके लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है और कितना हार्मफुल हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, आपकी भी सर्विसेज जारी हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये समोसों वाला जो सिलसिला चल पड़ा है, समोसा पार्टी छोड़ दें या समोसा खाना बंद कर दें, आप क्या समझते हैं कि समोसे के पीछे क्या लॉजिक है? क्या हम उसको खा सकते हैं, और अगर नहीं खा सकते तो क्यों नहीं खा सकते? अच्छा, मेरे मुताबिक अगर आप समोसा एक खास मिकदार में खाएं तो ठीक है, कभी कभी हो जाए, रोजाना नहीं। ठीक। और उस जगह से खाएं जहां से ऑयल डेली चेंज हो रहा है, जहां से आपको पता हो कि ये सही जगह है। तो अगर आप कभी कभार महीने में एक आधी दफा खा लेते हैं तो इसमें कोई मसला नहीं, कोई कबाहत नहीं है। आपसे पूछ लेते हैं कि बिरयानी के बारे में भी किसी फेमस डॉक्टर ने कहा है जी बिरयानी आप खाना छोड़ दें, क्योंकि बिरयानी में भी वो कहते हैं जी हजारों कैलोरीज हैं और ये भी आपके लिए अच्छा नहीं। बिरयानी तो जैसे आपको पता है हमारा फूड है, एक National लोग food। बहुत हाँ फूड है, तो पसंद करते हैं, मैं खुद पसंद करता हूँ, इवन आप पसंद करते होंगे। तो इसका हल यही है कि एक क्वांटिटी में खाए जाए, ना कि वो भरी भरी प्लेट्स। हाँ, उसके हम ये भी कहते हैं कि इतनी प्लेट्स ना खाएं, आप कम खा लें लेकिन खाएं जरूर, क्योंकि बिरयानी अब छोड़ नहीं सकते हम। मतलब एतदाल में आप खा सकते हैं। एतदाल में जो खा सकते हैं। शौकीन ही बिरयानी के और सुबह शाम बिरयानी और बिरयानी के दीवाने हैं, वो कैसे छोड़ सकते हैं? क्योंकि इस उनके लिए बयान के फिर- बाद हाँ। उनके दिल जो है ना वो हर्ट हुए हैं और उनके जज्बात को ठेस पहुंची है। तो आप क्या समझते हैं कि जो बिरयानी लवर हैं या जो समोसा लवर्स हैं, कैसे वो इसको मैनेज कर सकते हैं? क्योंकि सेहत का भी ख्याल रखना जरूरी है, और बिल्कुल ठीक वो कह रहे होंगे। क्योंकि अगर हम बात करें सेहत की, तो सेहत के लिए अगर आप अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो अच्छी सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा का होना भी बहुत जरूरी है। तो वो मेरे ख्याल ठीक ही है, क्योंकि एतदाल में रह के अगर आप चीजें खाएंगे तो बेहतर है। बिरयानी की जो आप बात कर रहे हैं वो ये है कि आप बिरयानी अगर आप पसंद करते हैं तो घर की खाएं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में लोग ये है कि बिरयानी भी बाहर की खाई जा रही है, समोसे हैं वो भी बाहर के खाए जा रहे हैं। आप जरूर खाएं, इत्तेदाल में रह के खाएं, लेकिन घर की बिरयानी खाएं, क्योंकि घर की और बाहर की ऑयल में बहुत फर्क है, मिर्च मसालों में बहुत फर्क है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस बात मौजूद पे तो बात होगी। अब बताइए कि आगे फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं? माशाल्लाह आप एक इंस्पिरेशनल स्टोरी हैं यंग यूथ के लिए, क्योंकि यूथ में जज्बा उस तरीके से अभी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सारी है, और आप आगे बढ़ चढ़ के लोगों के लिए बहुत आसानियां भी पैदा कर रहे हैं। और क्या क्या गोल्स हैं, आगे क्या करना चाहते हैं लाइफ? मेरा गोल ये है कि इंशाल्लाह ताला जहां मैं रहता हूँ उस एरिया में फ्री डिस्पेंसरी शुरू करने का मेरा इरादा है कि मैं उस पूरे एरिया के लिए फ्री डिस्पेंसरी शुरू करूं। उसके साथ साथ फर्दर स्टडीज के लिए भी सोचा हुआ है कि हम अपनी स्पेशलाइजेशन को कंटिन्यू करेंगे और कोई स्पेशलाइजेशन इंशाल्लाह ताला करेंगे। किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं? अभी तक तो इरादा इंशाल्लाह ताला मेडिसिन में है। जबरदस्त जी। अमीर साहब आप बताइए, अ, आपके क्या शौक हमारा हैं, भी- क्या गोल रखे हुए हैं, क्या ख्वाब हैं? ख्वाब तो इस टाइम यही है कि अब स्पेशलाइजेशन करनी है, और होपफुली वो जो मैंने किताब लिखी है उस फील्ड में जाऊंगा, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी की तरफ ही, क्योंकि उस फील्ड को मैंने आगे इंशाल्लाह लेके जाना है, और इंशाल्लाह उसी फील्ड में अपना नाम बनाना है इंशाल्लाह। ठीक है। तो आगे अगर अब बात करें फार्मेसी की, क्योंकि आपने फार्मास्यूटिकल कंपनी का भी आपको एक्सपीरियंस है, तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज का क्या फ्यूचर है? क्योंकि आजकल अगर देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। बहुत सारी चीजों में उन्होंने बैक किया है, गवर्नमेंट के साथ भी उनके साथ मुआहदे भी हुए। एक छोटी सी पेनाजोल, उस पर बहुत सारा इशू बना रहा। तो आप क्या समझते हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज जिस तरीके से काम कर रही हैं, और आगे उनको किस तरीके से करना चाहिए काम? फार्मास्यूटिकल की जो इस वक्त करंट कंडीशन है वो इस वक्त यही मुल्की हालात हैं, क्योंकि जब तक आपकी इंपोर्ट बंद होती है, तो जब इंपोर्ट बंद है तो रॉ मटेरियल नहीं आता, जब रॉ मटेरियल नहीं आता तो शॉर्ट हो जाती है मेडिसिन। इस वक्त मार्केट में आपको 50% से ज्यादा आपको जो मेडिसिन है वो शॉर्ट मिलेंगी। अभी मैं वो देख रहा था, शुगर की मेडिसिन हैं, कुछ जो क्या कहते हैं इमरजेंसी वाली मेडिसिन हैं, एड्रेनालिन है, दूसरी हैं, ये शॉर्ट हुई हैं इस वक्त। तो इसकी एक मेजर रीजन यही है कि इंपोर्ट इस वक्त आपकी बंद है और रॉ मटेरियल नहीं आ रहा पाकिस्तान में, तो प्रोडक्शन नहीं है। डॉक्टर साहब आप क्या मैसेज देंगे नई यूथ के लिए? यूथ के लिए यही है कि अपनी फील्ड को गो थ्रू करें, अपनी फील्ड में अच्छा करें, और अपनी फील्ड ना छोड़ें। लोगों की बातों में ना आए कि अनएम्प्लॉयमेंट है, बस ये है कि जो आप फील्ड चूज करते हैं वो अपनी सोच के मुताबिक, और जो आपको पसंद है उस फील्ड को चूज करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने इतनी मेहनत कर ली, और अगर इस फील्ड में, आपकी फील्ड में कोई एक अगर काम कर रहे, जाली डॉक्टर जिनको कहा जाता है, तो वो फील्ड में काम कर रहे होते हैं, तो आपको कैसे लगता है?
देखिए डेफिनेटली बहुत बुरा लगता है कि वो अब बगैर पढ़े बगैर डिग्री के पेशेंट्स चेक कर रहे हैं। इसके ऊपर तो हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि वो कैसे काम कर रहे हैं। आप सिर्फ लाहौर शहर में देख लेना, कोट राधा किशन चले जाएं, टाउनशिप में चले जाएं, तो वहां पे आपको हजारों की तादाद में क्वैक्स काम करते मिलेंगे। शहर के अंदर ये वो काम शहर है। के अंदर आपको काम मिल रहा है। बाकी अगर आप पंजाब के रिमोट एरियाज में चले जाएं, वहां तो आपको गली गली के अंदर ये क्वैक्स ही मिल रहे हैं, क्योंकि वहां पे फैसिलिटीज नहीं है डॉक्टर्स के जाने की आने की, डॉक्टर्स वहां होते नहीं है, तो वहां पे ये जो जाली डॉक्टर्स हैं, क्वैक्स हैं, ये अपना काम कर रहे हैं और इससे पेशेंट्स को बेतहाशा नुकसान हो रहा है जिसका इन पेशेंट्स को नहीं पता। आप किसी देहात में चले जाएं, वहां पे पेशेंट स्टीरॉइड्स के ऊपर है। यकीन करें, अभी हम फ्री मेडिकल कैंप्स करने गए हैं ना, तो वहां पे आके पेशेंट सिर्फ ये करने आते थे, हमें सिर्फ और सिर्फ आके ना डेक्सा का इंजेक्शन लगा दें, हम हफ्ते में एक वो लगवा लेते तो हम ठीक हो जाते हैं। ठीक है। तो ये हाल है क्वैक्स का। तो इसके पीछे भी लोगों के अफोर्डेबिलिटी का भी इशू हो सकता है ना, अगर वो कुछ लोग पे नहीं कर पाते, और डॉक्टर्स की फीस भी ज्यादा होती है आजकल के दौर में देखा जाए, तो इसके पीछे आप यही वजह समझते हैं या कोई और भी रीजन हो सकती है? नहीं, इसके पीछे मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का टोटली फेलियर है क्वैक्स को जो इन्होंने बैठाया हुआ है। क्योंकि देखें, आप किसी को अपॉर्चुनिटी देंगे तो वो बैठेगा ना। डॉक्टर्स भी काम करने के लिए तैयार हैं। अब जाहिर सी बात है, 5 साल किसी ने पढ़ा है और उसने डिग्री ली है, तो अब वो सिर्फ जाके 50 रुपए या 100 रुपए में तो काम नहीं करेगा ना। तो इसी तरह जो क्वैक्स हैं वो जाके बैठ जाते हैं, वो सिंपल वो काम क्या काम करें, इंजेक्टेबल करी जा रहे हैं, स्टेरॉइड के इंजेक्शंस कर रहे हैं, लोगों की किडनी फेल कर रहे हैं, लिवर फेल कर रहे हैं, और उसके बाद वो पेशेंट वहां से जब सारा कुछ वो तबाह अपना करवा के आता है, फिर वो हमारे पास आता है कि डॉक्टर साहब ये हम जरा अपने इलाके से डॉक्टर साहब से चेक करवा रहे थे, जब पता चलता है कि वो डॉक्टर साहब जनाब कौन है, तो वो पता चलता है वो जाली डॉक्टर है। तो डॉक्टर साहब, इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि वो अवेयरनेस ले, क्योंकि अवेयरनेस का फुकदान है, लोगों को पता नहीं है कि ये जाली डॉक्टर है या ठीक है, और अगर है भी तो इंस्टेंट रिलीफ अगर वो डॉक्टर्स पेशेंट को देते हैं, पेशेंट वहां से बड़ा सेटिस्फाई हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक प्रॉपर तरीके से इसके अंदर आप बिल्कुल बात सही कर रहे हैं कि इसमें मेजर रोल ना अवेयरनेस का है। क्योंकि आप किसी देहाती इलाके में चले जाएं जहाँ पे हम फ्री मेडिकल कैंप्स करते रहे हैं, तो वो वहां पे भी अपने जो जाली डॉक्टर्स हैं उनको वो बड़ा सहराते हैं कि ये बहुत अच्छा डॉक्टर साहब है हमारे, हमें तो इनसे ही आराम आता है। तो वो हमारे सामने भी लगे होते हैं कि हम तो वो दवाई खा रहे हैं, हमें उनसे बड़ा फर्क पड़ रहा है, तो आप डॉक्टर साहब जरा आप भी ये इंजेक्शन लगा दें। तो वो जो वहां के लोग हैं वो बड़े मुतमिन हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये सारी चीजें शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए तो आपकी जो है ना बॉडी को नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि आपको पता है स्टेरॉइड्स लगा रहे हैं और एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन एवं बिला वजह। अब पिछले दिनों मुझे अभी पता चला है कि शेखुपुरे के इलाके में सिर्फ चिकन पॉक्स निकले हैं, तो वहां पे किसी जाली डॉक्टर वहां पे क्वैक काम कर रहा है, उसने वहां पे उसे एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगाया और वहां पे एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हो गया और पेशेंट की वहां पे डेथ हो गई है। तो ये तो हाल है हमारी इस वक्त कम्युनिटी का। ये तो जानों के साथ सीधा सीधा खेल रहे हैं, और अगर मौका मिलता भी है उनको प्रैक्टिस करने का, तो उसके पीछे भी माफिया होता है और सपोर्ट कर रहा होता है। कुछ लोग कंप्लेंट्स भी करते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती है। तो इसने ये बहुत बड़ा डिलेमा है पाकिस्तान में। तो इसका सद्देबाब कैसे मुमकिन है, आप क्या समझते हैं? देखिए, सबसे पहले तो लोगों की अवेयरनेस है, लोगों में एजुकेशन देनी चाहिए कि भाई आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, ना कि जाली डॉक्टर के पास जाएं। दूसरा, कुछ हमारी जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज हैं उनको एक्शन में आना चाहिए, वो जाके ये जो क्वैक्स हैं इनके ऊपर कार्रवाई करें और इनको क्या कहते हैं, इनको सजाएं दिलवाएं और इनको बंद करें। होता ये है कि हम उनके ऊपर कंप्लेन रजिस्टर करते हैं, उसके बाद जी पता चलता है जी 2 दिन बाद जी जाली डॉक्टर जो दोबारा अपने क्लिनिक पे आ गए। ठीक है। पाकिस्तान में तो यही हो रहा है। तो आप समझते हैं कि प्रॉपर तरीके से हेल्थ का जो सिस्टम है उसको फाल होना चाहिए? उसको भी फाल होना चाहिए। दूसरा, जो अवेयरनेस है लोगों में जाए कि ताकि वो लोग खुद ही ना जाएं उनके पास, क्वैक्स के पास। लोग क्या करने जाएंगे क्वैक्स के पास? अगर उनके पास प्रॉपर नॉलेज हो, आप या मैं तो क्वैक के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अवेयरनेस है, नॉलेज है। जिन बेचारों के पास देहातों के अंदर कोई किसी किस्म की अवेयरनेस नहीं है, ना उनके अंदर नॉलेज है, तो उन्होंने तो जाना ही उसके पास है, वो तो उसे डॉक्टर साहब ही कहते हैं ना। ठीक। वो होता ही है कि किसी हॉस्पिटल के वो कंपाउंडर या डिस्पेंसर होते हैं, अपने इलाके में जाके वो डॉक्टर साहब बने होते हैं। अच्छा, बाज़-औक़ात तो ऐसे भी देहात हैं जहाँ पे फैसिलिटीज ही नहीं है, कोई इवन सिंपल डिस्पेंसरी भी नहीं होती, तो वो लोग तो फिर मजबूरन अपने आसपास ही एरिया को देख के टारगेट करते हैं, वहां पे उनको मजबूरन जाना पड़ता है। तो इसको कैसे हम बेहतर किया सकते, क्योंकि बेसिक हेल्थ यूनिट्स ही नहीं है वहां पे। इसके लिए आपने बड़ी अच्छी बात की है, BHUs नहीं है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए। BHU हर एरिया में होने चाहिए, THQs और DHQ भी होने चाहिए, ताकि लोगों को बेसिक सहूलियात तो मिले ना।
एक THQ तो चलो DHQ बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं शायद, लेकिन बेसिक हेल्थ यूनिट हर एरिया में होना चाहिए। और वहां पे सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर आपने ऐसे एरियाज देखे BHU बने हुए हैं लेकिन डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं है वहां पे। डॉक्टर साहब, सर्दियां जैसे कि आ गई हैं, जो हार्ट अटैक की रेशियो दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आती है। हमारे देखते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गए पेशेंट को, तो दूर दराज इलाकों की अगर हम बात करें तो उन लोगों के पास वो सहूलतें ही नहीं है। अगर हार्ट अटैक होता है तो वो अपने किसी क्वेक के पास ही रेफरली जाता है, तो वहां पे उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलती, इवन कि वो वाइटल्स भी नहीं चेक कर रहे होते। ऐसे तो वो उन पेशेंट्स के लिए आप क्या इनिशियली तौर पे इमरजेंसी में खुद से वो कैसे मैनेज कर सकते हैं इसको? उसमें ऐसा है कि बेसिकली फर्स्ट स्टेप ये होता है कि उसको जो प्रॉब्लम होती है वो होती है हार्ट की पेन, और साथ में सांस का होता है मसला। तो उनका सांस बंद नहीं होना चाहिए, उनको मतलब खुली हवा में ही ठहराना चाहिए और फिर उन्हें लेके जाना चाहिए। लेकिन इसमें ये होता है कि जब कोई चीज जब कोई प्रॉब्लम होती है हार्ट की, तो 5-6 लोग ना उसके मुंह के साथ आते हैं, तो उसमें ना सांस का बहुत ज्यादा होता है इशू। तो इसमें यह आता है कि सांस की जो बहाली है वो ठीक होना जरूरी होती है उस वक्त। ठीक है। सर्दियों में ये रीजन क्या है, क्यों बढ़ रही है? सर्दियों में एक रीजन ये होती है कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं ठंड की वजह से, और ब्लड फ्लो जो है वो आपका क्या कहते हैं डिक्रीज कर जाता है, जिस वजह से जो है ना मायोकार्डियल इन्फेक्शन के केसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है। रेशियो इस वजह से बढ़ती है। ठीक ठीक। एंजाइना के और अनस्टेबल एंजाइना, स्टेबल एंजाइना, इन सब के फिर आप आजकल ओपीडीज देख लें तो इमरजेंसीज देख लें, इसी से भरी हुई है। बिल्कुल, ये तो डेली के हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, उसको हम फेस करते हैं। बिल्कुल अवेयरनेस बहुत जरूरी है, और जब तक पाकिस्तान में हेल्थ का जो शोबा है, हेल्थ के डिपार्टमेंट को प्रॉपर तौर पे बढ़ चढ़ के आगे काम नहीं करेगा, हर बंदा जो इंडिविजुअल तौर पे इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपना जो काम है उसको काम के तौर पे लेके चलेगा, ना कि उस काम को जान छुड़ाने के चक्रों में अपनी जो ड्यूटी है वो प्रॉपर तौर पे सर अंजाम देनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान में इस शोबे में बेहतरी लाई जा सके। हेल्थ बेसिक हेल्थ यूनिट्स पे जो डॉक्टर्स बैठते हैं उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे प्रॉपर तौर पे काम करना चाहिए और लोगों की मरीजों की खिदमत करना चाहिए। आज का जो शो है अपने अख्ताम को पहुंच रहा है। अपने मेजबान डॉक्टर एआर माडा को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।